बच्चों, आज हम जैव विकास के संदर्भ में जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया था, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और यह जो दूसरा सिद्धांत है, इसको डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है या डार्विन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत वस्तुतः दो अंग्रेज वैज्ञानिकों का स्वतंत्र कार्य था। वो दो वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड रसेल वेलेस तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। दोनों ने मिलकर ही स्वतंत्र रूप से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वे एक समान निष्कर्ष में वे पहुँचे थे, इसलिए इसलिए दोनों को ही इस सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। आइए चलते हैं कि इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या थी। मुख्यतः तो इस पे जो विस्तृत कार्य किया था वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। वे एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करी 1858 में, और इस पुस्तक का नाम था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ या जातियों की उत्पत्ति। उन्होंने इसमें प्राकृतिक चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति के विषय में प्रथम बार बताया। और उनका जो ये सिद्धांत था, ये उनके द्वारा एक जो समुद्री यात्रा की गई थी 1831 से 1836 तक, उस समुद्री यात्रा से जुड़े अनुभव के बाद उन्होंने यह सिद्धांत दिया। वे की यात्रा में HMS वीगल नाम के जहाज़ पर गए थे और उन्होंने गैलापागोस नाम के एक आइलैंड में, एक द्वीप समूह में जब लंगर डाला तो वहाँ उन्होंने कुछ ऐसे जीवों की विविधताएं देखी कि उनके मन में नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का विचार कौंधा। और तब से उनके इस सिद्धांत को हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। डार्विन ने जो एक अपनी जो बात रखी, उसमें उसने कई चीज़ों का जिक्र किया। उसने कहा कि जीवों में प्रजनन के द्वारा बहुत अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, लेकिन कई कारणों से उनकी जो संतान उत्पत्ति होती है, वो संतान उत्पत्ति बहुत अधिक होने के बावजूद उनकी संख्या नियत रहती है, क्योंकि जीवों में अपने अस्तित्व के लिए कई प्रकार का संघर्ष होता है। वो भोजन के लिए होता है, आवास के लिए होता है, एक ही जाति के जीवों के बीच में संघर्ष होता है, अलग अलग जाति के जीवों के बीच में संघर्ष या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, वो होता है। और इस वजह से प्रकृति में दो जीव बिल्कुल समान नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती हैं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन विभिन्नताओं के कारण ही जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जीवन के संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो योग्य गुणों से युक्त होते हैं, अर्थात जिनमें वातावरण के हिसाब से जीवन संघर्ष में विजयी रहने के गुण होते हैं, वही जो है जीवन संघर्ष में विजयी रहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति जो है योग्यतम और अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है, और जिनमें अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता होती है, प्रकृति उनको नष्ट कर देती है। तो जीवन संघर्ष में जो सफल सदस्य या जीव होते हैं, वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, और उनकी ये जो शरीर में जो ये योग्यताएं पाई जाती हैं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वे वंशानुगत होती हैं, और इस प्रकार से वे वंशानुगत होकर एक नई जाति को जन्म देती हैं। तो इसमें उन्होंने बताया कि जीवन संघर्ष में सफल जो सदस्य रहते हैं, वे जो है अपने पूर्वजों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे योग्यतम विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी वजह से वे नई जाति को उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने प्राकृतिक वर्ण के द्वारा नई जाति की उत्पत्ति के संबंध में बताया। अगर जो है इसको हम पॉइंट वाइज क्रम से संक्षेप में समझना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। संक्षिप्त रूप में अगर हम इसको समझें तो पहला इसका पॉइंट है कि जीवों में अत्यधिक संतान उत्पत्ति की क्षमता। सभी जीव अपने जीवन काल में अत्यधिक संतान को जन्म देते हैं, परंतु उनकी संख्या फिर भी सीमित रहती है। जैसे कि पैरामीशियम का 48 घंटे में 3 बार विभाजन होता है। यदि उसकी सभी संतानें जीवित रहें तो वह 1 वर्ष के अंत में पूरी पृथ्वी के आकार से भी बड़ा उसकी संतानों का परिमाण हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई कारणों से उसकी जो वंश वृद्धि होती है वो सीमित रहती है। दूसरा जो लक्षण जीवों में पाया जाता है वो है जीवन के लिए संघर्ष, अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
पृथ्वी में आवास की और भोजन की मात्रा सीमित होती है। जीव बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं, इसलिए उनके बीच में स्थान और भोजन और अन्य चीज़ों के लिए संघर्ष हो जाता है। और इस संघर्ष में कुछ ही जीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और वो जीव श्रेष्ठतम जीव होते हैं, योग्यतम जीव होते हैं। प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन उन्हीं जीवों का होता है जिनमें योग्यताएं पाई जाती हैं। प्रकृति उन्हीं योग्य जीवों का वर्ण करती है या सिलेक्शन करती है, बाकी अयोग्य जीव नष्ट हो जाते हैं। जो जीव योग्य होते हैं वे वर्तमान की परिस्थितियों से मुकाबला करते हैं और इनका प्रकृति के द्वारा वर्ण होता है। इस प्रकार से जो प्रकृति के द्वारा चयनित जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जो ये लाभदायक विभिन्नताएं होती हैं उनके कारण जीव अपने को वातावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं। ये विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, अर्थात वंशानुगत होती चली जाती हैं और जीवों को अधिक अनुकूल बनाती चला जाती हैं, और इस तरह से नई जाति का बनना संभव हो पाता है इन विभिन्नताओं के वंशानुगत होने के कारण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक योग्यतम जीवों की विभिन्नताएं वंशानुगत हुई, और इस तरह से नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, और यह प्रक्रम चलता रहता है और जीवों का सृजन या जीवों की नई उत्पत्ति होती रहती है। तो इस तरह से डार्विन ने यह बताया कि जो विभिन्नताएं जीवों में जीवन संघर्ष के दौरान उत्पन्न होती हैं वे विभिन्नताएं वंशानुगत होकर योग्यतम जीवों में पाई जाती हैं, और इस तरह से नई जाति के उत्पत्ति का निर्माण प्रशस्त करती हैं। इसको जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति योग्यतम जीवों का चयन करती है, वर्ण करती है, और योग्यतम की उत्तरजीविता अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रकृति में वही जीवित रहता है जो योग्यतम होता है, जो फिटेस्ट होता है, जिसमें जो है वातावरण के अनुकूल योग्यताएं पाई जाती हैं। तो ये डार्विन का जो सिद्धांत था इसे बहुत अधिक स्वीकार्यता मिली, इसको वाइड एक्सेप्टेंस मिली, और फिर इसके प्रकृति में कई प्रकार के पुष्ट प्रमाण भी पाए जाते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इस तरह से डार्विन की कुछ कमियां भी रही, उन कमियों के विषय में भी हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है आपको आज ये डार्विन का सिद्धांत समझ में आया होगा। आप अपने अध्ययन को जारी रखें और मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।